नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना था, मूल अधिकारों के बारे में जाना था कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से थे, और भाग 3 के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो अगर आपने पिछला वीडियो जो देखा होगा तो उसमें मैंने 3 अनुच्छेद छोड़ दिए थे, क्योंकि जो वीडियो थी वो काफ़ी लेंदी हो रही थी। तो पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया था 32 तक, 32 अनुच्छेद डिस्कस कर लिए थे। अब बात करते हैं 33वें अनुच्छेद की कि 33वें अनुच्छेद में क्या है। तो 33वें अनुच्छेद में एक प्रावधान है संसद, सशक्त बल, ठीक है, और जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं इनके लिए एक प्रावधान रखा गया है कि इनके अधिकार अलग से वर्गीकृत किए गए हैं, इनके अधिकार अलग से बताए गए हैं। ठीक है, अब वो अधिकार क्या क्या हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि कुछ मौलिक अधिकार इन्हें नहीं दिए गए हैं। जैसे कि हम नागरिक हैं भारत के, तो हमें सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे इनके लिए जो मौलिक अधिकार हैं वो कम कर दिए जाते हैं। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 33वें अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 34वें अनुच्छेद की कि हमारे 34वें अनुच्छेद में क्या है। ठीक, तो 34वें अनुच्छेद में ये है कि जो संसद को शक्ति प्राप्त होती है किसी भी राज्य में, ठीक है, तो या किसी भी राज्य में अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, मार्शल लॉ का सीधा से समझ लें कि मार्शल लॉ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यानी कि सैन्य कानून अगर लगा दिया जाता है तो उस राज्य के जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान किस में है, 34वें अनुच्छेद में मिलता है। ठीक, इसके बाद 35वें अनुच्छेद में क्या मिलता है, तो 35वें अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं कि 35वें अनुच्छेद में क्या मिलता है। 35वें अनुच्छेद में हमें मिलता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, कानून किस तरीके से बनेगा मौलिक अधिकार के संबंध में, तो मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाना। ठीक, संबंध में कानून या जो भी संशोधन वगैरह होते हैं वो इसी 35वें अनुच्छेद के अनुरूप होते हैं। क्लियर। चलिए, इसके बाद कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने कल डिस्कस नहीं कर पाया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है, केवल भारतीयों को वो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में वो आते हैं। तो केवल भारतीय के लिए, तो भारतीयों की अगर बात करें तो 15वां अनुच्छेद। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, 16वां अनुच्छेद, 19वां अनुच्छेद। ठीक, 15वें और 16वें में क्या है हमारा, 15वें और 16वें में हमारा समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार है। ठीक है, सो 15, 16, 19, 29 और 30 ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि केवल भारतीयों के लिए हैं। ये केवल अधिकार किसको दिए गए, भारतीयों के लिए दिए गए। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी मिले हैं, कुछ मौलिक अधिकार जो भारतीय और विदेशियों दोनों को हैं। ठीक है, तो भारतीय प्लस विदेशियों दोनों को कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 14 के बाद हमारा 20 के बाद 21। ठीक है, इसके बाद 21 के बाद हमारा 21A आता है। ठीक है, यहाँ पे 21A आता है। फिर इसके बाद 23 और 24 आता है। फिर इसके बाद 25 से 28 आता है। तो ये अधिकार भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो इस बारे में याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 16वें अनुच्छेद में जो प्रावधान है समता का अधिकार है, क्या वो केवल भारतीयों को प्राप्त है या विदेशियों को प्राप्त है। तो इस बारे में आपको क्वेश्चन याद रखना होगा कि ये किसके लिए है, किसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, कहाँ से लिए गए हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, अब
इसके बारे में बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत राज्यों को बताया गया है, कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो जनता के लिए कुछ नीतियां बनाएं जिससे जनता को सुगमता हो अपना जीवन निर्वाहन करने के लिए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व आपको समझ में आ गया होगा कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। अब इनका विवरण कितने अनुच्छेदों में मिलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनका जो विवरण है वो हमारा मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। कितने अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका विवरण मिलता है। और ये किस भाग में रखे गए हैं? तो ये भाग 4 में रखे गए हैं। मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि भाग 4 में रखे गए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कितने अनुच्छेदों के बीच में आते हैं? तो 36 से 51 के बीच में आते हैं। और कहाँ, किस भाग में है? तो चौथे भाग में है। ठीक है, अब क्रम से हम इनके अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं कि 36 से 51 तक है क्या। विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 36 में। ठीक है, अनुच्छेद 36 में आते हैं। तो सबसे पहले तो अनुच्छेद में 36 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य है क्या। ठीक है, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा वर्णित है। क्लियर। फिर इसके बाद अनुच्छेद 37 में क्या आता है? तो अनुच्छेद 37 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तित नहीं है, उन्हें न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 37 से। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आप कह सकते हैं न्यायालय में परिवर्तित नहीं। ठीक है, तो 2 अनुच्छेदों से हमने ये जाना कि पहला हमारा था राज्य की परिभाषा शुरुआत में। दूसरे अनुच्छेद में क्या था? 37वें अनुच्छेद में क्या था? तो 37वें में हमारा है न्यायालय में परिवर्तन नहीं, यानी कि न्यायालय में इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। क्लियर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की कि अनुच्छेद 38 में क्या है। तो अनुच्छेद 38 में है कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय। ठीक है, मतलब कि किसी भी प्रकार का न्याय अगर जनता को चाहिए तो ये राज्य सरकार का एक नीति है कि अगर उसे किसी भी प्रकार का न्याय प्रोवाइड कराया जाए, न्याय दिया जाए। ठीक है, किसके अंतर्गत वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 38 के अंतर्गत वर्णित है। इसके बाद 38 के बाद आता है हमारा अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। तो जो हमारा अनुच्छेद 39 है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है कि जितने भी आपकी जनता है, राज्य की जितनी भी जनता है, उसमें जितने भी संसाधन राज्य के पास मौजूद हैं, उन संसाधनों का उचित वितरण हो, यानी कि सभी के पास संसाधन पहुंचे, यानी कि एक जगह पे ये या किसी एक व्यक्ति विशेष के पास ना ठहर जाएं। तो इसका प्रावधान किया गया है, यानी संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कहा गया। इसमें एक और प्रावधान है कि समान कार्य और समान वेतन का। ठीक है, यानी कि ये समझिए कि यदि एक पुरुष मजदूरी कर रहा है और साथ में एक स्त्री मजदूरी कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि पुरुष को 300 रुपये दिए जाएं और स्त्री को 200 रुपये दिए जाएं। काम दोनों का समान है। तो अगर दोनों का काम समान है तो दोनों को वेतन भी समान दी जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान किस में मिलता है? अनुच्छेद 39 में मिलता है। अनुच्छेद 39 की बात कर रहे थे, तो अनुच्छेद 39 में मैंने बताया कि आपको क्या विवरण मिलता है? समान कार्य और समान वेतन का विवरण मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 39A की कि अनुच्छेद 39A में हमें क्या प्रावधान मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39 के में ये प्रावधान किया गया है कि समान अवसर के आधार पर समान कार्य दिया जाए। ठीक है,
आधार पर समान कार्य, ये विशेषकर ये समझ लीजिए कि ये आरक्षण का है, ठीक है। मतलब कि इसमें आरक्षण दिया गया है कि जो सभी के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, तो आरक्षण किस में कहा गया है, 39A में कहा गया है, ये समझ लीजिएगा। और ये किसके, ये बाद में जोड़ा गया था, 39 पहले था नहीं, तो किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वें अधिनियम के द्वारा, जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। ज़्यादातर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि अगर जितने भी आपको ए मिल जाएं, ठीक है, 39A, तो ये ज़्यादातर कब जोड़े गए हैं, 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 से, कि अनुच्छेद 40 में हमें मिलता है पंचायत व्यवस्था, ठीक है। अब पंचायत व्यवस्था क्या था कि जो हमारा 73वां संशोधन हुआ था 1993 में, उससे पहले ये व्यवस्था थी कि राज्य चाहे तो पंचायत व्यवस्था को अनिवार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है, वो राज्य पर निर्भर है। लेकिन इसके बाद पंचायत व्यवस्था को यहाँ से हटा दिया गया था, अनुच्छेद 40 से हटा दिया गया था, और 73वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, 73वां जो कि 1993 में संशोधन हुआ था, पंचायती राज को क्या बना दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो अब ये वाला जो अधिकार था वो किसके पास नहीं रहा, राज्य के पास नहीं रहा था, ये अनिवार्य हो गया था। क्लियर, कब अनिवार्य हो गया था, तो ये 73वें संशोधन में 1993 के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। इससे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 41 में क्या मिलता है, ठीक है, अनुच्छेद 41 में, तो अनुच्छेद 41 में मिलता है कि विशेष दशा में कार्य, ठीक है, विशेष दशा यानी कि गरीब, कोई गरीब हो, ठीक है, कोई किसी जनजाति से बिलोंग करता हो, तो उसको कार्य चाहिए, तो ये राज्य की आवश्यकता है, ये राज्य का नियम है कि वो उसे कार्य प्रोवाइड कराए, तो विशेष कार्य, ठीक है, विशेष स्थिति में कार्य कह सकते हैं आप। क्लियर, अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 की, ठीक है, कि अनुच्छेद 42 में क्या है कि सबसे पहले तो हमें कार्य मिला, राज्य ने हमें कार्य प्रोवाइड कराया, ठीक है। अब कार्य की भी कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं कि हमसे कोई ऐसा कार्य कराया जाए जो मानव हित में ना हो, ठीक है, या मानवीय दशा में ना हो। सो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो कार्य हो वो न्याय संगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, और जहाँ पे कार्य कराया जा रहा है वो जगह कैसी होनी चाहिए, मानवीय अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है, सो मानवीय होनी चाहिए। क्लियर, ये अनुच्छेद 42 में है। इसके बाद अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 43 में ये कहा गया है कि जब आपसे कार्य कराया जाता है तो कम से कम आपको इतनी वेतन दी जानी चाहिए कि आपका जीवन यापन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे निर्वाह मजदूरी का प्रावधान दिया गया है, यानी कि इतनी मजदूरी आपको दी जाए जिससे आपका क्या हो, जीवन यापन हो सके। अब अगर आपको मजदूरी नहीं करनी है, किसी को वो कार्य नहीं करना है, तो भी इसमें एक प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि कुटीर उद्योग, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कुटीर उद्योग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, तो ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मिलता है, कुटीर उद्योग का प्रावधान, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे अनुच्छेद 43। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में। अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, क्या कहा गया है, समान नागरिक संहिता। अब जरा इसको समझने की, अब हमारे यहाँ पे कई प्रकार के धर्म है, मुस्लिम है, हिंदू है, ठीक है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो ये जो धर्म हैं इनके सभी के कुछ अलग अलग नियम हैं,
इन सभी के अलग अलग नियम बनाए गए, जैसे कि मुस्लिमों का तलाक का तरीका अलग होता है, हिंदुओं का तलाक का तरीका अलग होता है, उनकी शादी का तरीका अलग होता है, और हमारी शादी का तरीका अलग होता है, हिंदुओं की शादी का तरीका अलग होता है। सो इसमें कहा गया है कि राज्य को ये चाहिए कि राज्य सभी के लिए समान नियम बनाए। ठीक है, तो इसमें अभी राज्य क्या है, राज्य सक्सेस नहीं हो पाया है, राज्य ने अभी सभी के लिए समान नियम नहीं बना पाए हैं। अभी भी मुस्लिमों के लिए अलग नियम है, हिंदुओं के लिए अलग नियम है। सो ये अभी हमारे राज्य ने क्या नहीं किया, इस पर सफलता नहीं पाई है। ठीक है, और अगर हम चाहें भी तो इसके लिए हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि हम इसे न्यायालय में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो अनुच्छेद 45 में हमें मिलता है कि 6 वर्ष से कम, ठीक है, 6 वर्ष से कम या आयु के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रावधान राज्य कराएगा। शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रावधान कौन कराएगा, राज्य कराएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने अभी मौलिक अधिकारों में पढ़ा था, 21A आर्टिकल में ये पढ़ा था कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क रहेगी। ठीक है, तो इसमें मौलिक अधिकार में कहा गया था। तो इस बात में हम ध्यान देना चाहिए कि ये जो मौलिक अधिकार पहले था, जिसे मौलिक अधिकार बनाया गया है 6 से 14, उसका प्रावधान हमें पहले मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत मिलता था, लेकिन फिर उसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया, और इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कह दिया गया। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था, किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 86वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, 86वें संशोधन के द्वारा इसे आर्टिकल 21A में रख दिया गया था, जो कि कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 में क्या है, तो अनुच्छेद 46 में हमें अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में मिलता है कि उनकी शिक्षा, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, तो ये सब राज्य कराएगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, इनकी क्या शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 46 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 47 के बारे में कि आर्टिकल 47 क्या है। चलिए इसको अब मिटाते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल 47 के बारे में बात करते हैं कि 47 में हमें क्या मिलता है। आर्टिकल 47 जो है, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुच्छेद 47 में। ठीक है, अनुच्छेद 47 में सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें मद्य निषेध एक शब्द प्रयोग हुआ है, मद्य निषेध। ठीक है, मद्य मतलब मदिरा, शराब। तो राज्य को ये अधिकार है कि वो मदिरा को बंद करा सकता है, उसको निषेध करा सकता है अपने राज्य में, और अगर हम चाहें तो इसके लिए भी चुनौती नहीं दे सकते कि राज्य को हम बाध्य कर दें इसे निषेध करने के लिए, क्योंकि हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो चलिए अब मद्य निषेध के बाद इसमें पोषाहार और स्वास्थ्य के बारे में भी कहा गया है कि राज्य अपनी जनता का पोषाहार और उसके स्वास्थ्य के बारे में अग्रसर रहेगी, उसके बारे में कार्य करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत इसका प्रावधान मिलता है। अब अनुच्छेद 48 में क्या मिलता है, तो अनुच्छेद 48 में हमारा मिलता है कृषि, ठीक है, पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन का किस में मिलता है, अनुच्छेद 48 में मिलता है। अब पशुपालन में दुधारू पशु भी आते हैं। ठीक है, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये जो बनाई जाती हैं गौशालाएं वगैरह,
तो किसके अंतर्गत बनाई जाती हैं? तो ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत बनाई जाती हैं कि राज्य को ये अधिकार है कि वो दुधारू पशुओं की सुरक्षा के लिए गौशालाएं निर्मित करा सकता है। ठीक है, सो ये हमारा अनुच्छेद 48 था। इसके बाद अनुच्छेद 48A के बारे में बात करते हैं। ये अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, कि राज्य को चाहिए कि वह अपने राज्य के पर्यावरण संरक्षण करे। सो पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा गया है। फिर से वही बात कि ये 48A है, तो इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। क्लियर? चलिए इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, कि अनुच्छेद 49 में क्या मिलता है? तो अनुच्छेद 49 में मिलता है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है, उनका संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में क्या आता है? अनुच्छेद आर्टिकल 50 में क्या आता है? तो आर्टिकल 50 में ये समझ लीजिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका हमारी कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, से किस में आती हैं? न्यायपालिका में आती हैं। फिर इसके बाद हमारा संसद मान लें तो संसद किस में आती है? कार्यपालिका में आती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, इनको पृथक्करण किया गया है। क्या किया गया है? इनका पृथक्करण किया गया है। अब क्यों पृथक्करण किया गया है? पृथक्करण इसलिए किया गया है कि अगर कार्यपालिका में जो भी मंत्री वगैरह हैं, अगर ये एक दूसरे से संबंध रखने लगे तो इनके खिलाफ अगर कोई केस भी जाएगा तो न्यायपालिका सही फैसला नहीं सुनाएगी। इस वजह से क्या कहा गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण का प्रावधान इसमें रखा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम अनुच्छेद है। अंतिम अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं कि अंतिम अनुच्छेद क्या है। तो हमारा जो अंतिम अनुच्छेद है वो 51। ठीक है, अब हर चीज की बात हो गई, शांति सुरक्षा की बात रह जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रावधान किस में मिलता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, कि राज्य को ये चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखे। ठीक है, तो इसका प्रावधान किस में मिलता है? अनुच्छेद 51 में मिलता है। अब कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। चलिए, अब क्या था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे उन्हें चुनौती दी जाने लगी थी। ठीक है, ये समझ लीजिए कि इनके बीच कई विवाद हुआ कि मौलिक जो हमारे अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें अंतर कैसे स्पष्ट होगा, कौन श्रेष्ठ है कौन निम्न है, इसके बारे में काफ़ी वाद विवाद हुआ। तब जब वाद विवाद हुआ था तो इसके अंतर्गत एक विवाद बहुत ही प्रचलित है कि केशवानंद भारती व केरल राज्यवाद, ठीक है, बनाम, यहाँ पे बनाम है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो कि कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, तो 1973 में जब ये हुआ तो ये इसमें निर्णय लिया गया, इसमें एक चुनौती दी गई थी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो श्रेष्ठ हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं। तो इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार में इसमें क्या कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ बताया गया था। क्या बताया गया था? कि मौलिक अधिकार जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो निम्न हैं। यानी कि हर हाल में अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अनुपालन होना चाहिए, उनका पालन होना चाहिए, भले ही नीति निर्देशक तत्वों को उस समय के लिए दबा दिया जाए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व को क्या कर दिया गया था? निम्न कर दिया गया था। फिर इसके बाद एक और विवाद सामने आया
इसके बाद एक विवाद सामने आया कि जो 42वां संशोधन हुआ था, हमने चर्चा की थी 42वें संशोधन की, ठीक है। 42वें संशोधन 1976 के तहत इसमें कहा गया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो इसमें किसको श्रेष्ठ बताया गया था? नीति निर्देशक तत्वों को श्रेष्ठ बताया गया था। जबकि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है अगर हम नीति निर्देशक तत्वों को पूरा कर रहे हैं, तो इसमें यह कहा गया था। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक और वाद आया जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा गया, जिसको कहते हैं मिनर्वा मिन्स वाद, ठीक है। क्या कहते हैं? मिनर्वा मिन्स वाद, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया था, इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या मौलिक अधिकार हैं वो उनमें से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना चाहिए, ये राज्यों का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये 1980 में हुआ था और इसमें दोनों को क्या बताया गया था? संतुलन के योग्य बताया गया था और कोई भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया था, ठीक है। कोई भी श्रेष्ठ नहीं और दोनों में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। तो अभी भी यही लागू है कि राज्य के जो मौलिक अधिकार हैं या जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसके बारे में हमने आज चर्चा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।